जिलों के अंदर शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले को लेकर एक महत्वपूर्ण और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार की तरफ से जिले के अंदर पारस्परिक तबादला की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तबादला की जो नीति है वो जारी हो चुकी है और तबादले की जो विस्तृत दिशा निर्देश है विभाग की तरफ से कल देर शाम जारी कर दिया गया है। आप सभी को बता दें, शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया जनवरी के प्रथम सप्ताह में आप सभी को देखने को मिलेगी और सर्दी की छुट्टियों में ही यह प्रक्रिया पूरी होते हुए भी आपको देखने को मिल सकती है। विस्तृत जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित पीसीएस की प्री परीक्षा में 6 प्रश्नों को चैलेंज को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ एपीएस की भर्ती में कोर्ट काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। पेपर को लेकर परीक्षा के दौरान जो शक फुटेज थी उसकी फुटेज की भी मांग कर ली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड की भर्ती होने जा रही है। साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों की बहाली और सेवा वेतन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एडेड स्कूलों के शिक्षकों के सेवा के लिए और पदोन्नति की प्रक्रिया को लिए जल्द ही शासन स्तर से निर्देश पारित होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी की तरफ से पिछले दिनों आयोजित परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। इस संबंध में बड़ी जानकारी दी गई। साथ ही साथ यूपी बोर्ड में एक बड़ी धांधली देखने को मिल रही है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की पाठ्यक्रम 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विस्तृत जानकारी हम चर्चा करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की प्रमुख और पहली अपडेट है शिक्षकों को लेकर। आप सभी देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि बेसिक विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत मिल चुकी है। जिले के अंदर पारस्परिक तबादले को लेकर जो अड़चन थी वो अड़चन समाप्त हो चुकी है और रास्ता साफ हो चुका है। आप सभी को बता दें, जनवरी के पहले पखवाड़े में यह प्रक्रिया पूरी होते हुए आप सभी को देखने को मिलेगी और एक बार तबादला की प्रक्रिया संपन्न होने पर किसी प्रकार की आवेदन वापस लेने की नियमावली नहीं रहेगी। तो महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करें तो आपको बता दें, समाचार लखनऊ से है कि बेसिक शिक्षकों की बड़ी राहत मिल चुकी है। परिषदीय विद्यालय में तैनाती पाए हुए अंतर जनपदीय के तहत पारस्परिक तबादले के लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच तबादले की प्रक्रिया पूरी होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। शुक्रवार को शासन स्तर से शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालय में जाड़े की छुट्टियां 31 दिसंबर से शुरू हो रही है और इससे पहले ही पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया पूरी करने की मांग लगातार शिक्षक कर रहे थे। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन ने अंतिम रूप से मोहर लगा दी है और शासनादेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिले स्तर पर डायट प्रचार की अध्यक्षता में समिति तबादला प्रक्रिया को पूरी करेगी और यह तबादला जाड़े और गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें, शासन स्तर से जानकारी निकली है परस्पर तबादले के लिए प्राथमिक विद्यालय जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के जो तैनाती शिक्षक हैं उनके लिए भाषा, विज्ञान और गणित की किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। साथ ही साथ पारस्परिक तबादला ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग रहेगी, नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग रहेगी और जिन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है उनकी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी होगी। आपको बता दें, परस्पर तबादले इस बार स्कूल से स्कूल भी होने जा रहे हैं। आपको बता दें, परिषदीय विद्यालय में 4,50,000 शिक्षक तैनाती पाए हुए हैं। पिछले साल जाड़े की छुट्टियों में जिले के अंदर पारस्परिक तबादले की जो प्रक्रिया थी 2024 में पूरी की गई थी और उसमें लगभग 20,752 शिक्षकों को लाभ भी प्राप्त हुआ था और इस बार भी उम्मीद है इतने ही शिक्षक इस बार लाभ प्राप्त करेंगे। तबादले का नियम आने पर स्कूल से स्कूल वाला जो नियम आया है इससे कहीं न कहीं थोड़ा सा असर पड़ सकता है। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं डॉक्टर MKS संगुम्मा सुंदरम के अनुसार शिक्षकों के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और प्रक्रिया पूरी होने के बाद तबादला का आदेश भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा। तबादले के इच्छुक दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से बीएसए कार्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के 7 दिनों के अंदर जमा करना होगा और इसमें वो बताएंगे कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की
कोई भी विभागीय जांच या कार्रवाई प्रक्रिया नहीं चल रही है। आपको बता दें, सत्यापन में शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों के फर्जी कूटचरित पाए जाने पर शिक्षकों के खिलाफ विविध कार्रवाई भी की जाएगी। शासन की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से भी तबादला की प्रक्रिया की जो समय सारणी है जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी शिक्षकों के लिए जो कई वर्षों से पारस्परिक तबादले की लगातार मांग भी कर रहे थे और पिछले तबादले में लाभ प्राप्त नहीं कर पाए थे। आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षकों की ये तबादले की प्रक्रिया शीतकालीन अवकाश में पूरी की जाएगी और जिले के भीतर बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण की जो नीति है कल देर शाम जारी कर दी गई है। डाइट प्रचार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और 1 वर्ष के बाद यह प्रक्रिया पुनः शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, सभी जिलों में मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का ब्यौरा अपडेट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को 15 दिन तक शिक्षक बीएसए कार्यालय में उनका प्रिंट आउट जमा करेंगे। अगले 15 दिन में आवेदन की पात्रता जांची जाएगी और 1 महीने के भीतर स्थानांतरण कमेटी के माध्यम से शिक्षकों के तबादले पर निर्णय भी लिया जाएगा। फिर 15 दिन में आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए उसका निस्तारण भी किया जाएगा। आपको बता दें, शिक्षकों के स्थानांतरण का जो आदेश है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश में ही जारी होगा, जिससे कि किसी प्रकार के शिक्षकों की बाल बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और यह प्रक्रिया छुट्टियों के दौरान पूरा कर लिया जाए। तो महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी शिक्षकों के लिए जो पारस्परिक तबादलों का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट के 6 प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। आपको बता दें, भाषा विज्ञान के जो आचार्य हैं पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार आयोग की कार्यशैली को मजाक बताते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 25 दिसंबर को जो उत्तर कुंजी जारी है उसमें 6 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पिछले दिनों आयोजित कराई गई पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के 6 सवालों को भाषा विज्ञान आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने गलत ठहराया। उन्होंने बताया है कि 22 दिसंबर को जो पीसीएस की परीक्षा कराई गई है, जिसका उत्तर कुंजी 25 दिसंबर को जारी हुआ है, उसमें पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार सीसेट के एक प्रश्न में गुलाब शब्द का अर्थ गुलाब का फूल बताते हुए उसे उमाला के साथ जोड़कर उत्तर 1 को सही बताया गया, जबकि यह गलत है। गुलाब के आगे फूल जुड़ा होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 9 में चारों विकल्प में प्रत्यय शब्द पूछा गया है। इसके लिए विकल्प प्रचार, पूजनीय, पराजय और पूजनीय में से किसी शब्द में प्रत्यय नहीं है। इसके बावजूद आयोग ने पूजनीय को सही उत्तर माना है। वहीं 13वें प्रश्न के जवाब में आदमी को फारसी भाषा का शब्द बताया गया, जबकि आदमी अरबी भाषा का शब्द माना जा रहा है। आचार्य के मुताबिक 14वें प्रश्न में वर्तमानी की दृष्टि से सही शब्द पूछा गया, तो आयोग ने दुरावस्था को शुद्ध शब्द बताया है, जबकि वैश्य भी है जो कि शुद्ध माना जा रहा है। आचार्य के मुताबिक आयोग 15वें सवाल में गलत युग्म पूछा है। सवाल के 3 विकल्प में गलत युग्म दिए गए हैं। इसके बावजूद आयोग ने एक ही सही उत्तर माना है। उनका ये भी कहना है कि ज़्यादातर सवाल ये और उनके विकल्प भाषाई दृष्टि से गलत भी है। फिलहाल देखना यह है कि आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे के माध्यम से जो 6 प्रश्नों पर आपत्ति किया गया है आयोग के माध्यम से, उस प्रश्नों पर आपत्ति स्वीकार किया जाता है या नहीं, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एपीएस की भर्ती में टाइप टेस्ट की फुटेज कोर्ट ने मांग ली है। हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव भर्ती 2023 की जो टाइपिंग परीक्षा हुई थी उसकी सीसीटीवी फुटेज 10 जनवरी तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश प्राप्त किया है। यह आदेश जे मुनीर ने आशीष वरिष्ठ की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका आरोप है कि 2023 को प्रकाशित अपर निजी सचिव के 331 पदों के लिए जून में टाइप टेस्ट की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान बिजली कट गई थी, जिसकी वजह से कंप्यूटर बंद हो गया था और निर्धारित अवधि में तय शब्द टाइप नहीं हो पाया था। अतः परीक्षा फिर से कराई जाए, इस प्रकार की मांग को लेकर अभ्यर्थी ने याचिका दाखिल की थी, जहां पर आरोपों की जांच के लिए कोर्ट ने अगस्त में ही सीसीटीवी फुटेज तलब की थी, लेकिन सभी याचियों के फुटेज अभी तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए। कोर्ट ने फिर 10 जनवरी तक का समय दिया है और आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता है उन्होंने याचियों के फुटेज पेश करने के लिए 9 जनवरी तक का मोहलत मांगी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली तारीख 10 जनवरी तय कर दी है।
आपको बता दें, अपर निजी सचिव भर्ती 2023 का यह मामला है। टेस्ट के दौरान बिजली जाने की वजह से अभ्यर्थियों ने परीक्षा को पुनः कराने की मांग की है और कोर्ट ने 10 जनवरी तक फुटेज पेश करने का लोक सेवा आयोग को निर्देश पारित कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में 42,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती जल्द होने जा रही है। सूचना महत्वपूर्ण है कि महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार मौर्य शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र इलाहाबाद पहुंचे हुए थे। परेड मैदान में विभाग के शिविर में उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में 1,18,000 होमगार्ड जवानों के पद हैं, जिसमें से 72,000 जवान कार्यरत हैं। जल्द ही 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्यूटी पर कर रहे सभी जवानों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। जवानों को निर्देश भी दिया गया कि ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ सभी लोग कार्य करें। जवानों की बेहतरी के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। अब पुलिस कर्मियों के वेतन के बराबर होमगार्ड जवानों का मानदेय भी हो चुका है। दुर्घटना में अगर मौत होती है तो परिवार को 30 लाख रुपए मिलेंगे और फौरन 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिव्यांग होने पर अथवा मृत्यु होने पर आश्रितों को पद पर रखा जाएगा। जिला होमगार्ड कमांडेंट अमित कुमार पांडे ने अफसरों को डीजी से मुलाकात कराते हुए ये जानकारी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एडेड स्कूलों के शिक्षकों को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। सेवा संबंधित शर्तों को जोड़ने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को पत्र भी भेज दिया है। पूरी खबर पर रुक करें तो आपको बता दें, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के मामले में जल्द ही सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश देखने को मिल सकता है। इसमें एडेड कॉलेज के शिक्षकों को प्रबंध तंत्र अब आसानी से नौकरी से नहीं निकाल पाए, साथ ही साथ उनकी प्रोन्नति का रास्ता भी जल्द ही क्लियर होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 2023 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 18 और 21 को शामिल करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद एडेड और राजकीय माध्यमिक विद्यालय के करीब 82,000 शिक्षकों को इसका लाभ भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वतः ही निष्प्रभावी हो चुका है। पुराने माध्यमिक शिक्षा आयोग में नियम और नियम की तमाम ऐसी धाराएं उपधाराएं थी जिसके माध्यम से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हासिल होती थी। इस धाराओं का उल्लेख नए आयोग में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से शिक्षक विशेषकर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही थी। सैकड़ों स्कूल प्रबंधक के माध्यम से शिक्षकों को किसी न किसी कारण नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। प्रबंध तंत्रों के द्वारा शिक्षकों को बाहर निकलने की घटनाओं को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने सेवा सुरक्षा की मांग करते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1982 की धारा 18 और 21 जो कि सेवा सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे नए सेवा आयोग में प्रावधानित करने की मांग भी की है। और आपको बता दें, नए आयोग के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है और शासन के माध्यम से यह प्रक्रिया बहुत जल्दी लागू की जाएगी और जल्द ही कैबिनेट के माध्यम से फैसला लेते हुए प्रोन्नति का भी रास्ता साफ किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, सरकारी स्कूलों में बिहार से एक बड़ी अपडेट है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चों को अब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। किताबों की छपाई शुरू हो चुकी है। 15 मार्च तक किताबों का वितरण हो जाएगा और 11 करोड़ किताब छापने का कार्य चल रहा है। आपको बता दें, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को अगले सत्र 2025-2026 से एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर किताबें बांटी जाएंगी और उन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए कुछ अन्य पाठ भी जोड़े जाएंगे। वहीं पहले से 5वीं तक के अभ्यर्थियों के लिए एससीईआरटी की तरफ से तैयार की गई है उन किताबों की छपाई शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले सत्र 15 मार्च 2025 तक समस्त स्कूलों में किताबें पहुंचाई जाए, जिससे कि अप्रैल में सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के हाथों में किताबें उपलब्ध हो सके। आपको बता दें, स्कूलों में समय से किताब पहुंचाने को लेकर युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। इस बार बिहार के ही मुद्रकों की किताबें की छपाई की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एम के सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक के प्रकाशन की प्रक्रिया, किताबों की छपाई मॉनिटरिंग कर रहा है। पदाधिकारी बताते हैं, किताबों के मॉड्यूल पाठ्यक्रमों पर अनुमोदन मिलने के बाद किताबों की छपाई पर एकरारनामा मुद्रकों से हुआ है। पहले चरण में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए किताबों की छपाई हो रही है। किताबों की संख्या 11 करोड़ रहेगी। बाद में आवश्यकता के अनुसार और भी किताबें छापने पर विभाग विचार कर सकता है। आपको बता दें, राज्य के 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए किताबों की छपाई शुरू हो चुकी है। केवल बिहार के 50 मुद्रकों को छपाई की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार मिडिल स्कूल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को
कंप्यूटर की एक किताब भी दी जाएगी ताकि बच्चों के कंप्यूटर के बारे में प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो सके। आपको बता दें, कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय विभाग ने ले लिया है। राज्य में मिडिल स्कूलों की संख्या 31,000 से अधिक है। साथ ही साथ पहली से कक्षा 8वीं तक की किताबों में सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी अलग से दी जा रही है ताकि बच्चों में सड़क सुरक्षा की जो जानकारी है शुरू से विकसित हो सके। वहीं QR कोड से बच्चे कैसे किताब पढ़ेंगे, इसकी भी जानकारी किताब में दी गई है। साथ ही साथ गांधी के बताए 7 सामाजिक पाप आदि की भी जानकारी किताबों में रहेगी। तो कहीं न कहीं बिहार राज्य के द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के NCERT पाठ्यक्रम के माध्यम से अनेक शिक्षा से संबंधित ज्ञान बच्चों को देने का फैसला विभाग ने ले लिया है। इसके अलावा अगर बात करें, यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूर्णांक से ज़्यादा अंक देने का एक मामला निकल के आ रहा है और सही उत्तर पर 0 अंक देने की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर बोर्ड ने सभी संबंधित कापियों की जांच कराई और जांच में लापरवाही पाए जाने पर परीक्षा को डिबार भी कर दिया गया। यूपी बोर्ड की 2024 की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में कुछ पूर्व परीक्षक और उप प्रधान परीक्षकों की गड़बड़ी पाए जाने का बड़ा मामला सामने आ रहा है। इंटरमीडिएट की एक उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के लिए जहां निर्धारित पूर्णांक थे उससे अधिक अंक दिए गए, वहीं सही उत्तर पर 0 अंक दिए गए हैं। इतना ही नहीं, दूसरे मामले में परीक्षक और DSC सहित कई सही उत्तर पर 0 अंक देने का भी मामला निकल के आ रहा है। आपको बता दें, एक अन्य उत्तर पुस्तिका में 63 अंक प्रदान किए गए और सही अवार्ड ब्लैंक पर सिर्फ 6 अंक चढ़ाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए परीक्षा को DSC को परीक्षा फॉर्म से परीक्षा कार्य से डिबार कर दिया गया। तो कुल मिला के अगर बात करें तो विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि पूर्णांक से अधिक अंक देने पर और सही उत्तर पर 0 अंक देने पर कार्रवाई करते हुए संबंधित परीक्षक को कार्य से विरक्त कर दिया गया 3 वर्षों के लिए। इसके अलावा अगर बात करें, BPSC की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से सूचना निकल के आई कि पिछले दिनों जो परीक्षा आयोजित की गई है उसमें कहीं न कहीं किसी प्रकार की लापरवाही न होने की वजह से परीक्षा को रद्द न करने का फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें, BPSC ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि 13 दिसंबर को पूरे राज्य में कई केंद्रों पर जो आयोजित हुई थी 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2024 वो रद्द नहीं की जाएगी। आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक है राजेश कुमार सिंह ने बताया कि 912 में 911 केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजित हुई है। केवल बापू परीक्षा परिसर केंद्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा लिए दोबारा परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी। जनवरी के अंत तक PT का रिजल्ट दे दिया जाएगा और अप्रैल या मई तक मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास PT रद्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परीक्षा रद्द करने की मांग के पीछे भी कोई साक्ष्य नहीं है। हमारे समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य पेश किया जाता है तो निर्णय हम परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लेंगे। बड़ी संख्या में परीक्षा रद्द करने को लेकर रोज ईमेल ID पर ईमेल आ रहे हैं। कुछ लोगों के विरोध की वजह से 3,24,298 युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता है। PT के परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वो मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। 3,26,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं। गर्दनी बाग में करीब 1,000-2,000 अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आयोग की तरफ से ये निर्देश है कि हम किसकी तरफ ध्यान दें। फिलहाल BPSC के जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी वो रद्द नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी मेंस की तैयारी में लग जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें तदर्थ शिक्षकों के, तो लगातार शिक्षा निदेशालय पर धरने पर ये शिक्षक बैठे हुए हैं, जहाँ पर मानदेय की मांग और सेवा बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय से हटाए जाने पर तदर्थ शिक्षक अपनी बहाली अब वेतन जारी करने की मांग लगातार कर रहे हैं और शुक्रवार को भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे रहे हैं। आपको बता दें, इस शिक्षकों ने इस मामले पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय न लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। 18 दिसंबर से धरने पर बैठे तदर्थ शिक्षकों ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही साथ शुक्रवार को याचना कार्यक्रम स्थगित भी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक है राजमणि सिंह ने बताया कि लगातार याचना कार्यक्रम निदेशालय पर चल रहा है। उन्होंने कहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारी मांग याचना कार्यक्रम चलता रहेगा। धरने में तमाम शिक्षक मौजूद थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, तदर्थ शिक्षकों की बहाली वेतन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और आने वाले दिनों में यह धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इग्नू में जनवरी एडमिशन 2025 की प्रक्रिया शुरू होने का मामला सुनने को मिल रहा है। आपको बता दें, इग्नू ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्रामों में दाखिले के लिए जनवरी एडमिशन 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनवरी सत्र के लिए 339 कोर्सों में
295 डिस्टेंस एजुकेशन, 44 ऑनलाइन कोर्स भी हैं। इग्नू के विभिन्न प्रोग्रामों में दाखिले के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देशानुसार आवेदन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जर्नलिज्म, लॉ, मैनेजमेंट, सोशल साइंस और वोकेशनल स्टडीज जैसे विषयों में एडमिशन लिया जा सकता है। ये कोर्स डिग्री से लेकर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में भी है। ऐसे में इच्छुक और योग्य स्टूडेंट इग्नू के ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से एडमिशन पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। इग्नू के सभी ऑनलाइन, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025 तक तय की गई है। वहीं योग्य छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से संबंधित शिक्षक भर्ती से सूचना आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं कुछ बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।